हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिवैल्यूएशन। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या डेथ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एडजस्टमेंट थे। तो पहले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हमने गुडविल देख लिया। फिर उसके बाद कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जो तीनों चैप्टर्स में चलेंगे। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, तीनों में सेम टू सेम चलेंगे, जो था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस और रिजर्व्स। ठीक है। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन करने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। अब जैसे दो पार्टनर हैं फर्म में, ठीक है, ये इन्होंने स्टार्टिंग में लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया था। तो वो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था? 20 लाख का था। ठीक है। अब ये 20 लाख का था और एक समय पे क्या हुआ कि इसका जो वैल्यू है वो 30 लाख हो गया। उसी दिन क्या हो रहा है कि एक नए पार्टनर को क्या किया गया है, एडमिट किया गया है, यानी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। इस डेट को आप कोई भी सिचुएशन रख सकते हो, चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सिचुएशन रख सकते हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, चाहे एडमिशन। मैंने यहाँ पे भी एडमिशन का एक लिया है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो अगर हम लोग देखते हैं कि जब बिजनेस आगे चल रहा है तो फिर से क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 45 लाख हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप देखो कि जब ए और बी पार्टनर थे, तो ए और बी पार्टनर थे उस दौरान रिकॉन्स्टिट्यूशन तक क्या हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ गया, 10 लाख से बढ़ा, 20 लाख से 30 लाख हो गया। आज के डेट में अगर हम क्या करें, इसे नहीं बांटे, क्योंकि ये पता चल रहा है कि आज के डेट में क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग्स का वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है, और भी चीजें होती है, और भी एसेट्स या लाइबिलिटीज, तो वैल्यू बढ़ते घटते रहता है मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। अगर आज उसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया तो क्या होगा, क्या सिचुएशंस हो सकता है, ये देखते हैं। जैसे आज अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी फायदा हुआ, वो फायदा ए और बी में ही बंटना चाहिए। अगर ये नहीं बटा, अब जैसे आगे का अगर हम लोग देखते हैं, यहां से रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ है यहां तक, यहां से जो सिचुएशन आया सी का एडमिशन, अब जो वैल्यू बढ़ा है, ये 30 लाख से हमने काउंट किया, अब जो वैल्यू बढ़ा है वो 15 लाख। तो इसमें सी का हिस्सा होगा, लेकिन क्या इसमें सी का हिस्सा होगा? नहीं होगा इसमें सी का हिस्सा, क्योंकि इस दौरान ए और बी ही क्या कर रहे थे, उसमें पार्टनर थे, और ये प्रॉफिट इन्हें मिलना चाहिए। इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट ए और बी को ही मिलना चाहिए, इस ड्यूरेशन का प्रॉफिट तीनों को मिलना चाहिए। अगर नहीं, ये क्या होता है, यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता और ये 10 लाख नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, तो क्या होता? अब देखो 20 लाख का जो बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग, वो 45 लाख का इस दिन हो चुका है। आज जो बिकेगा, आज जो लैंड एंड बिल्डिंग अगर बिकेगा तो 25 लाख रिकवर होंगे। और ये 25 लाख में क्या हो रहा है, 25 लाख में किसका किसका हिस्सा? अब तीनों का हिस्सा होगा, ए, बी और सी। तो क्या ये वैलिड है? क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा वैल्यू है जो सिर्फ और सिर्फ ए और बी का है, लेकिन उसमें सी का भी हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ड्यूरेशन में जो ओल्ड पार्टनर थे, उन्होंने जो मेहनत किया, उसका फल किसी और को भी मिल जाएगा, अगर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमने एडजस्टमेंट नहीं किया तो। इसी को रिवैल्यूएशन कहते हैं कि इसी रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस को क्या करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ही क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो ओल्ड रेशियो है उसमें। अगर ऐसा नहीं करें तो फिर क्या होगा कि नए पार्टनर को फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नए पार्टनर को या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो आगे होंगे या जो रेशियो चेंज होगा, उन्हें फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके वजह से रिवैल्यूएशन करना होता है। तो रिवैल्यूएशन हम लोग कैसे बनाते हैं ये अकाउंट, ये समझते हैं। तो आप समझो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आपको ये समझना है कि क्रेडिट साइड जो मेंशन किया गया, ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमेशा प्रॉफिट या गेन्स को मेंशन किया जाता है, प्रॉफिट या गेन्स को मेंशन किया जाता है, और इस साइड डेबिट साइड लॉसेस को मेंशन किया जाता है, ठीक है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या क्या है ये देखते हैं, क्या क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंक्रीज इन, अगर हमारा एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ेगा तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया,
है ना, 10 लाख से बढ़ा तो 10 लाख का फायदा हो गया। अगर लाइबिलिटी कोई घट जाए तब भी फायदा हो जाएगा, बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी हमारा क्या हो जाए, घट जाए। फिर उसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा निकल के आ जाए कि कुछ एसेट था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहेगा तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड ही शो होगा। तो क्या क्या अभी तक हमने इधर शो किया क्रेडिट साइड में, तो इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो फिर इस साइड, लाइबिलिटी घट रहा है तो इस साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो इस साइड। ठीक है, अब उसका जस्ट ऑपोजिट इधर आ जाएगा जो लॉस के केसेस हैं, कि अगर हमारा एसेट घट गया तो हमारे लिए लॉस का सिचुएशन है, एसेट का वैल्यू घट जाना। कोई लाइबिलिटी बढ़ जाना, कोई लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाना, ये इस साइड आ जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी छूट चुका था वो अब हमें लिखना है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ये अब हमें इधर लिखना है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इधर आ गया। एक्सपेंस, एक्सपेंस भी एक यहाँ पे आ गया कि अगर कोई एक्सपेंस है जो डिवैल्यूएशन के टाइम हो रहे हैं तो उस एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे डेबिट साइड। तो ये डिवैल्यूएशन, अब इससे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है तो प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट पार्टनर्स में डिसाइड यहाँ पे डिवाइड होगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जैसे यहाँ पे पार्टनर थे ए और बी तो इनमें ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशियो में, तो ये ध्यान में रखना है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड रेशियो में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर लॉस का सिचुएशन आएगा तो इस साइड, दोनों में से कोई एक आएगा कि अगर डेबिट साइड बड़ा है तो लॉस का सिचुएशन बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो में ही हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिवैल्यूएशन का आपका सिंपल सा क्या है, फॉर्मेट है, जिसमें आपको ये समझना है कि जो भी गेन्स हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड जाएंगे और जो भी लॉसेस हो रहे हैं वो डेबिट साइड। गेन कैसे हो सकता है, कोई एसेट बढ़ जाएगा तो इस साइड, कोई लाइबिलिटी घट जाएगा तो इस साइड, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो छूट चुका था उसको अगर लिखना है तो इस साइड। अगर कोई एसेट घट जाए, एसेट का वैल्यू घट जाए तो डेबिट साइड, लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाए तो डेबिट साइड, कोई लाइबिलिटी छूट गया हो तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वो इस साइड, और कोई एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हो तो वो डेबिट साइड। इससे जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से ये प्रिपेयर होगा। अगर हमें इसका जर्नल एंट्री करना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एसेट का वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पे 20 लाख से 30 लाख हुआ, 10 लाख से एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या एंट्री देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू डिवैल्यूएशन। इसी से हम डिराइव कर सकते हैं, इधर जो आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और डिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे। इधर जो आ रहा है तो डिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और इधर वाले आइटम्स को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल जर्नल एंट्री से डिराइव हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, जो कि आपका क्या होगा, तीनों चैप्टर में सेम रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर एडमिशन में और रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, तो इस तीनों चैप्टर में सेम टू सेम ही यहाँ पे चलेगा एडजस्टमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे। तो चलो हम लोग एक रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन देखते हैं। ये बैलेंस शीट दे रखा है, ठीक है, और कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं और हमें डिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो बैलेंस शीट को एक बार पहले देख लेना है कि बैलेंस शीट से क्या क्या हमारा चीजें निकलेंगी, कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होगा। तो अभी तो फिलहाल हमें डिवैल्यूएशन से ही रिलेटेड यहाँ पे काम करने हैं, अदरवाइज हमें और भी काम करने पड़ सकते हैं, जब पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और डिवैल्यूएशन के साथ। तो जनरली क्वेश्चन में आपको डिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बोल सकता है, या कभी कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाने को बोलेगा। तो क्या है ये हम लोग देखते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू। अब यहाँ पे ये देखना है क्या बोला गया कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू। तो जब भी टू का यूज करेगा, टू का मतलब उतने तक बढ़ा देना है ना, उतने तक, टू बी इंक्रीज्ड। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू, ठीक है। तो टू जहां पर भी बोले यानी कि उतने तक बढ़ाना है, तो कितना बोल दिया, 4 लाख बोला। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितना था बैलेंस शीट में,
लैंड एंड बिल्डिंग था 3 लाख का, तो 3 लाख का था और बोला है 4 लाख तक बढ़ाने, यानी कितना से बढ़ाया, 1 लाख से बढ़ाना है। ठीक है, अच्छा 1 लाख से बढ़ाना है तो हमारा ये क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये गेन ही है हमारा। तो गेन जब भी होगा वो किस साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो इस साइड हम लोग लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने का, कितना बढ़ाना है, तो 1 लाख यहां पे बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोला है, फर्नीचर बी डिक्रीज्ड बाय। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, बाय। इसमें तुम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा बोला गया क्या कि बाय, बाय का मतलब क्या हो जाता है, उतने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज का बात किया गया है। ठीक है, डिक्रीज का बात किया है, फर्नीचर को घटाना है, कितने से, 10,000 से। तो घटाना है, जो फर्नीचर एसेट है हमारा घट रहा है, तो हमारा काइंड ऑफ लॉस है, तो इस साइड जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर जो है वो कितने से, यहां पे बाय बोला, बाय का मतलब इतने से, तो 10,000 से घटा देना है। तो फर्नीचर अब घट के हो जाएगा हमारा क्या, अगला जो बैलेंस शीट बनेगा, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा, तो फर्नीचर दिखेगा 30,000 का, क्योंकि 10,000 घट गया। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन में हमारा कितना आ गया, 10,000 आ गया। अब आगे देखते हैं, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो इसमें बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड जब भी दिया हुआ रहता है तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परसेंट निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला कि 10,000 या 4,000, यहाँ पे तो अमाउंट बता दिया, यहाँ अगर परसेंट लिखा रहता तो आप परसेंट निकाल देते, तो वहां कोई गलती नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर 10% से ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड का मतलब पहले ही से बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ ही दिख रहा है ये स्टॉक 66,000 का, तो कितने से बढ़ा हुआ है, और आज हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ा हुआ है, एक्चुअल में इसका वैल्यू उतना है नहीं, तो ये 10% से बढ़ा हुआ है। अब हमें 10% घटाना पड़ेगा एसेट्स, तो 10% जब हम एसेट्स घटाएंगे यानी घटेगा तो इस साइड आएगा, स्टॉक हमारा क्या हो रहा है, घटेगा। ठीक है, ओवर वैल्यूड है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसका, तो करना क्या है, ओवर वैल्यूड जब भी बोले, जैसे स्टॉक का हमें काम करना है, ओवर वैल्यूड जब भी बोले तो जितना भी अमाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में 66,000 दे रखा है, ठीक है, इनटू जितना परसेंट बोला 10%, डिवाइड कर देना है 100 प्लस जो परसेंट रहेगा उससे, 100 प्लस परसेंट कितना था 10। तो ओवर वैल्यूड रहेगा तो 100 में प्लस कर देना है नीचे में, और अगर अंडर वैल्यूड रहेगा तो 100 में माइनस कर देना है उतना परसेंट, जितना परसेंट बोलेगा। तो यहाँ 10% था तो हमने क्या किया, 10/100 प्लस 10 यानी 110 आ गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 6,000, यानी 6,000 से वो क्या था, बढ़ा हुआ था। एक्चुअल स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल स्टॉक का वैल्यू 60,000 था, लेकिन वो बढ़ा हुआ दिख रहा था 6,000 से। तो हमें ये 60,000 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 6,000 से। तो जब हमारा एसेट घटेगा तो किस साइड होगा, तो इस साइड हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 6,000। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आया ओवर वैल्यूड का। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। अब कंप्यूटर के बारे में बोला कि कंप्यूटर अंडर वैल्यूड है, यानी कि कम से दिख रहा है। कंप्यूटर कितने का है, 54,000 का, ये कितना परसेंट कम से दिख रहा है, 10% कम से दिख रहा है। तो जब अंडर वैल्यूड का बात बोलेगा तो क्या हम लोग करेंगे, कंप्यूटर तो ये 54,000 का बोला तो हम इस पे क्या करेंगे, जब भी परसेंट बोल दे तो परसेंट हमारा 10 बोल रखा है, और 100 में से हमें क्या करना है, इतना माइनस कर देना है 10, यानी कि 90 हो गया ये। ठीक है, तो हमें अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका भी 6,000 ही आएगा। ठीक है, इसका भी आ जाएगा 6,000 कंप्यूटर का। तो 6,000 से क्या है, ये घटा हुआ दिख रहा है, हमें बढ़ाना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू इसका ज्यादा था, तो जब हम बढ़ाएंगे तो फायदा होगा बाय कंप्यूटर। ठीक है, बाय कंप्यूटर ये अमाउंट हो गया हमारा 6,000, ये तो हो गया। अब है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 55,000। अब हमें चेक करना है कि रिजर्व कितने का है, तो रिजर्व 50,000 का है। ये पूरा का पूरा केसेस आप पढ़ चुके हो वर्कमैन कंपनसेशन का, लास्ट वीडियोस में मैंने ये क्लियर किया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स का जितना भी केसेस होता है। तो एक केस यहाँ पे क्या है कि क्लेम इज मोर देन
the reserve is 50,000 and claim is 55,000. then what we will do, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 50,000 से तो कवरेज हो जाएगा, लेकिन 5,000 एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, वो लॉस कहां से जाएगा, रिवैल्यूएशन से, तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉस. सो यहाँ पे ये चला गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000 कैसे आया, तो 5,000 हमारा कैसे आया, 55,000 का पूरा क्लेम है, 50,000 का हमारा रिजर्व है, तो कवर हो गया रिजर्व से, ये 50,000 से, और बाकी बचा 5,000. तो अब ये लॉस कहां से जाएगा, ये लॉस हमारा रिवैल्यूएशन से बियर होगा. ठीक है, ये यहाँ पे 4 केसेस था, और यहाँ पे कुछ केसेस है जो हम इसी के साथ साथ बताते चलते हैं. सेम ही क्वेश्चन में आपके कुछ और केसेस है. आ जाते हैं हम लोग 5th केस पे. 5th केस है हमारा क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 were not likely to be claimed. 3,000 were not likely to be claimed. यहां पे क्या बोला कि हमारे पास क्रेडिटर कितने का है, 30,000 का है, लेकिन उसमें से 3,000 के जो क्रेडिटर हैं, 30,000 ओवरऑल है टोटल क्रेडिटर्स, उसमें से 3,000 के क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला, वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम. अब वो क्लेम नहीं करना है, मतलब वो क्लेम नहीं कर रहे हैं, यानी अब उनको पेमेंट नहीं करना है, यानी 3,000 का फायदा हो गया, 3,000 का हमारा लाइबिलिटी क्या हो गया, घट गया. जो क्रेडिटर को 3,000 देना था अब उसको नहीं पे करना है, तो जब पे नहीं करना है तो हमें क्या करना है, हमारा फायदा हो गया ये. ठीक है, लाइबिलिटी हमारा क्या हो गया, घट रहा है, तो जब फायदा होगा तो इस साइड बाय क्रेडिटर्स कितने का फायदा हो गया, 3,000 का फायदा हो गया, तो 3,000 इस साइड हमारा मेंशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे लाइबिलिटी घट गया 3,000 से. नेक्स्ट केस बोल रहा है कि creditors of 6,000 were settled at 4,000. Creditors of ₹6,000 were settled at ₹4,000. 4,000 पे हमारा क्रेडिटर्स सेटल हो गया. तो अब 4,000 पे जब क्रेडिटर सेटल होगा 6,000 का, अब जैसे क्रेडिटर्स हमारे पास ओवरऑल 30,000 का था, उसमें से 3,000 का तो खत्म हो गया, और जो बच रहा है उसमें से भी 6,000 वाले जो क्रेडिटर है, अब उन्हें हमें 4,000 ही देना है. तो 4,000 अगर हमें देना पड़े तो क्या हो जाएगा कि कितने का हमारा फायदा हो गया, 2,000 का फायदा हो गया. फिर से हमारा इस साइड आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, ये हमारा क्रेडिटर्स में कितने का फायदा हो गया, 2,000 का. 6,000 का क्रेडिटर था और अब उसे हमें 4,000 ही पे करने, तो 2,000 का फायदा हो गया, तो इस साइड आ गया. ये तो हो गया हमारा. एक और केस है 7 नंबर, ऑल डेटर्स आर गुड. ऑल डेटर्स आर गुड. क्या बोला गया, ऑल डेटर्स आर गुड, या फिर ऐसे बोल सकता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या प्रोविजन फॉर डेटर इज रिटर्न बैक, ऐसा भी बोल सकता है. लाइन आपका चेंज हो सकता है लेकिन मतलब एक ही होगा. ठीक है, तो ऑल डेटर्स आर गुड बोले या फिर बोले कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी रिटर्न बैक, तो दोनों का मतलब यही है कि हमारे डेटर गुड है. अब जब डेटर प्रोविजन किसके लिए किया जाता है, डाउटफुल डेट्स के लिए किया जाता है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो बोल दिया सभी डेटर हमारे सही है, तो प्रोविजन अब खत्म. प्रोविजन होता है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी खत्म हो गया. अब लाइबिलिटी जब खत्म हो गया तो हमारा बेनिफिट हो गया, तो इस साइड हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, तो 20,000 से था हमारा, तो 20,000 हमारा फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया. उसके बाद एक और है, अ फर्म वाज टू कैरी आउट, यहां पे लिख देता हूं मैं 8 नंबर, अ फर्म A was to carry out the work for reconstitution, the
work for reconstitution of the firm at a remuneration rupees including expense of rupees 10,000 expenses paid by A amounted to 4,000। अब यहां पे क्या है, ये अच्छे से समझते हैं इसमें क्या बोला गया। ए कौन था, ए पार्टनर था हमारा। तो ए वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन का वर्क को करने के लिए हमने ए को ही हायर कर लिया। ऐसे अकाउंटेंट को हायर किया जाता है, एक अलग सेपरेट पर्सन को हायर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ए को ही हायर कर लिया गया रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए एट अ रेम्यूनरेशन, एक रेम्यूनरेशन पे, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन पे, जो कि उस रेम्यूनरेशन में एक्सपेंसेस इंक्लूड होगा। यानी जो भी एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, उस पार्टनर को ही क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। तो ये 10,000 का रेम्यूनरेशन इसे फर्म ने दे दिया और बोला कि जो भी अब खर्च होगा इसमें से खुद ही आप बेयर करना, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो पर्सनल प्रॉफिट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्म ने कितना दिया, फर्म ने इसे 10,000 का पेमेंट किया। एक्सपेंसेस पेड बाय ए अमाउंटेड टू 4,000। एक्सपेंसेस ए कितना एक्सपेंसेस पे किया उसमें से 4,000, तो 6,000 इसका पर्सनल अपना क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ठीक है, अब ये फर्म ने कितना इसे पे किया, फर्म ने 10,000 पे किया, तो फर्म का क्या हुआ, ये खर्च हुआ। तो खर्च हुआ तो इस साइड टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन का पूरा एडजस्टमेंट अभी हो गया। अभी इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल, अभी आगे और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन अब इसके लिए अगर हमें इसे बैलेंस करना है, क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये देख लेते हैं हम लोग। तो इधर का अगर हम बैलेंस करें तो आएगा 1,31,000। ठीक है, 1,31,000। ठीक है, इस साइड का बैलेंस अगर करें तो 31,000 आ रहा है, तो 1,31,000 और इस साइड का बैलेंस 31,000 है, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, सो क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, गेन ऑन रिवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, हमेशा ये ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, न्यू पार्टनर अगर रहेगा तो उसका बात नहीं किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर का बात किया जा रहा है। तो ओल्ड पार्टनर, इस फर्म में ओल्ड पार्टनर यहाँ पे ए, बी और सी है। तो मान लेते हैं इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमें तीनों में बांटना पड़ेगा, ये कितना, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बांटना पड़ेगा। अब किस रेशियो में, तो रेशियो यहाँ पे दे नहीं रखा था, तो हम रेशियो मान लेते हैं 1:1:1। तो 1:1:1 ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। हमेशा ध्यान रखना है कि ओल्ड रेशियो में तीनों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेटली आपको कैलकुलेट करके लिख देने हैं। ये इस तरह से इसका बैलेंसिंग हो गया। ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। टू और बाई का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड का भी यहाँ पे आपने देखा, फिर क्रेडिटर्स का कुछ यहाँ पे आपने देखा। ठीक है, फिर एक तो हमने डेटर से भी किया। अब देखो यहाँ पे है क्या कि डेटर से रिलेटेड और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको और भी मैं भी करवाने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक केसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, डेटर और प्रोविजन से रिलेटेड। बाकी तो बन जाते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन बनाने के टाइम आपको वर्ड्स का बहुत ही ध्यान रखना है, उसके लैंग्वेज को अच्छे से समझना है कि आखिर बोला क्या जा रहा है। अगर वो समझ गए तो बहुत ही आसान है रिवैल्यूएशन बनाना। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से वर्ड्स को समझना है, क्या सेंटेंस बोला गया, क्या बोला जा रहा है,
उसको अच्छे ढंग से समझना है और उसके बाद फिर क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है अभी डेटर का, वो और भी कॉन्सेप्ट्स इसके आते हैं, तो अभी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो अब डेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, प्रोविजन से रिलेटेड। तो अगर बैलेंस शीट में हमारा क्या दे रखा है, ये सिर्फ डेडिकेटेड है, ये पूरा का पूरा केसेस डेडिकेटेड है डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लेके, ठीक है। तो अदर एडजस्टमेंट को मैंने कंफ्यूज होने के लिए मतलब ऐड नहीं किया है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक क्वेश्चन तो हमने पहले देख ही लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेटर्स दे रखा है बैलेंस शीट में 1 लाख का, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% पर एनम। सिंपल यही हम लोगों को बोला क्या कि डेटर दे रखा है 1 लाख का और प्रोविजन आपको क्रिएट करने हैं 10% के। तो कोई बात नहीं, प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। तो 1 लाख का हम अगर प्रोविजन क्रिएट करेंगे 10% तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10,000। तो 10,000 प्रोविजन तो आ गया, लेकिन ये प्रोविजन हमारे क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो फिर हमारा लॉस। तो इस साइड हम लिखेंगे क्या, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। ये एक केस हुआ, ये सिंपल सा केस है, ठीक है। इस बार सैंपल पेपर में भी दे रखा था, सीबीएसई सैंपल पेपर में भी इसको दे चुकी है। तो इस तरह का क्वेश्चन कि एक डेटर है, डेटर दे रखा है और प्रोविजन सिंपली क्रिएट करने हैं। ये तो एक केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या है। तो अगर हमारा इतना ही, अगर डेटर दिया रहे और डेटर के बाद और क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि डेटर के बाद सेकेंड केस में क्या है कि डेटर दे रखा है हमारा 1 लाख का, ठीक है। ये 1 लाख का दे रखा है और लेस प्रोविजन, प्रोविजन दे रखा है कितने का, तो प्रोविजन दे रखा है 20,000 का, ठीक है। प्रोविजन दे रखा है 20,000 का, प्रोविजन है 20,000 का और ये बाहर में हमारा हो गया फिर 80,000, ये हो गया। और नीचे में केस दे रखा है क्या कि बैड डेट्स ऑफ ₹15,000, बैड डेट्स ऑफ ₹15,000। अब यहां पे हम देखते हैं, देखो प्रोविजन किस लिए बनाया जाता है, तो प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है कि जो भी हमारा बैड डेट्स होगा उससे ही निकलेगा वो पैसा, ठीक है, उससे कवरेज उसका होगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन है 20,000 का और बैड डेट्स हमारा 15,000 का ही हुआ है, तो प्रोविजन से चला जाएगा। तो इस दौरान हम करते क्या है कि डेटर से भी, ये जो बैड डेट्स है दोनों से माइनस होता है, डेटर से भी और प्रोविजन से भी। तो डेटर से माइनस अगर होगा, ठीक है, या रफ में आप ये समझ लो, ये डेटर से माइनस होगा 15,000 बैड डेट्स और ये प्रोविजन से भी 15,000 माइनस होगा, ठीक है। तो ये 15,000, ये इसका 5,000 बचा डेटर का और इसका कितना बच गया 1 लाख माइनस 15,000, तो 85,000। तो 85,000 और अब माइनस 5,000, तो 80,000 फिर से बच गया, इंटैक्ट हो गया ना, यानी कि डेटर पे कोई असर नहीं पड़ा। यानी अब बैलेंस शीट में नया बैलेंस शीट जो बनेगा, तो नए बैलेंस शीट में जो शो होगा वो डेटर 80,000 का ही शो होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं आया कि बैड डेट्स हमारा 15,000 का है, प्रोविजन हमारे पास पहले से 20,000 के क्रिएटेड थे, तो 15,000 इसी से डील हो गया। अब हमारा कुछ लॉस ही नहीं हुआ है, तो हम रिवैल्यूएशन में लेके ही नहीं जाएंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि बैड डेट्स इज लेस देन प्रोविजन। ये कैसा क्वेश्चन था कि प्रोविजन हमारे पास जो है तो प्रोविजन से कम ही है बैड डेट्स, तो उस केस में रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा। और नया बैलेंस शीट जब बनेगा तो नए बैलेंस शीट में ये शो होगा तो डेटर 80,000 ही रहेगा, लेकिन अंदर का चीज चेंज हो जाएगा कि डेटर में से हमारा 15,000 माइनस हो गया तो डेटर 85,000 यहाँ पे हुआ। 85,000 में से प्रोविजन 5,000 का ही बचा था, तो उसमें माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअल में इंटैक्ट हो गया। ये कितना हो गया, ये 5,000 इधर बचा, तो 85,000 माइनस 5,000, ये फिर से हमारा बचा 80,000, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट में ये दिखेगा। तो ये सेकंड केस हो गया।
आते हैं हम लोग थर्ड केस। सेकंड केस में इसमें डिवैल्यूएशन में कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये आपको समझ में आ चुका होगा कि क्योंकि प्रोविजन हमारा 20,000 का है और बैड डेट्स 15,000 का हुआ है, तो इनफ है हमारे पास पैसा। इनफ अगर नहीं होता, ठीक है, पैसे, तो फिर डिवैल्यूएशन से वो मीट होता। ठीक है, अब हमारे पास केसेस क्या दे रखे हैं। अब देखते हैं, यहां पे हमारे पास आया कि बैड डेट्स दे रखा है 15,000 का। यहां पे डेटर वही सेम है, डेटर है 1 लाख का, और इसमें से प्रोविजन हमारा 20,000 का था, और ये बाहर दे रखा है हमारा 80,000। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, ये केस है कि बैड डेट्स हमें दे रखा है कि बैड डेट्स हुआ कितने का, तो बैड डेट्स हुआ है वही सेम 15,000 का, लेकिन इसके साथ एक और एडजस्टमेंट दे रखा है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स एट एग्जिस्टिंग रेट। तो आपने ये समझा कि ठीक है, इस पे तो हमारा बैड डेट्स हुआ 15,000 का, तो इससे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में तो नहीं जाएगा ये, है ना, कि 15,000 है तो रिवैल्यूएशन में तो बैड डेट्स का तो काम अब होगा नहीं, क्योंकि हमारा लॉस तो है नहीं, 20,000 का पहले से डेप्रिसिएशन था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि फिर से एक नया प्रोविजन क्रिएट करना है एट एग्जिस्टिंग रेट। तो एग्जिस्टिंग रेट कैसे पता चलेगा? 1 लाख का 20,000 था, 1 लाख पे प्रोविजन पहले से कितना क्रिएट था? 20,000। तो कैसे परसेंट निकालेंगे? 20,000 आउट ऑफ 1 लाख इंटू 100, तो इससे हमारा परसेंट निकला 20%। यानी पहला हमारा जो परसेंट था, रेट जो था वो 20% था। तो अब हमारे पास कितना डेटर बचा है? तो कैसे पता चलेगा कितना डेटर बचा है? तो पहले स्टार्टिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे बैड डेट्स माइनस किया। बैड डेट्स कितने का था? 15,000 का बैड डेट्स था। तो हमारे पास डेटर कितने का आ गया? 85,000 का डेटर आ गया, है ना, 85,000 का डेटर आ गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कि प्रोविजन हमारे पास कितने का बचा, इसमें से बैड डेट्स माइनस होगा, प्रोविजन 5,000, इसमें से भी माइनस होगा, तो ये 5,000 माइनस होके ये 15,000 का भी बच रहा है ना। ये कितने का बच रहा है? सॉरी, यहाँ 15 ही था ना, तो ये 5,000 का बच रहा है। अब हमारे पास जो डेटर है वो कितने का है? 85,000 का। बोला जा रहा है प्रोविजन क्रिएट करने का, तो जो गुड डेटर है वो 85,000 का है। बैड डेट्स को हटा दिए, तो गुड डेटर्स में ही प्रोविजन हमेशा क्रिएट होता है। ठीक है, जो गुड डेट मतलब यानी जो बचे हुए डेटर रहेंगे उसी पे। बैड तो अब हो ही चुका है, तो उस पर प्रोविजन नहीं क्रिएट होगा। तो प्रोविजन अब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कितने पे? प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 85,000 पे। 85,000 पे हमें प्रोविजन क्रिएट करने हैं, न्यू प्रोविजन। कितना परसेंट से? 20%। ठीक है, 20% से अब हमें प्रोविजन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20% से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो हमारे पास 85,000 का लीटर है, इसका 20% निकालें तो 17,000 आएगा, है ना। इसका जो प्रोविजन आएगा वो 17,000 आएगा। पहले से हमारे पास कितने का प्रोविजन है? पहले से 5,000 का बचा हुआ है। अब हमें 5,000 इसमें से माइनस करना है, यानी एक्स्ट्रा हमें कितना क्रिएट करना पड़ेगा? तो 12,000 एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा। तो 12,000 ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आ गया 12,000। ये केस आप फिर से एक बार समझ लें। इसमें क्या दे रखा था? दे रखा था बैड डेट्स 15,000 का। अगर इतना ही तक रुक जाता तो हमारा डिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं जाता, और फिर बैलेंस शीट का तो आपने देख ही लिया था केस। प्रोविजन फॉर
डेटर्स इसके साथ दे रखा है एट एग्जिस्टिंग रेट। तो एग्जिस्टिंग रेट हमने कैसे पता किया कि पहले कितना था, 1 लाख का 20,000 प्रोविजन चार्ज हो रहा था, तो इससे हमने परसेंट निकाला 20%। तो अब हमारे पास डेटर कितना बचा है, 1 लाख में से 15,000 का तो बैड डेट्स हो गया, तो 15,000 चला गया। तो 15,000 जब चला गया तो इसमें से हमारे पास बचा कितना, 85,000 का डेटर बचा हुआ है। 85,000 का जो डेटर बचा हुआ है उसी पे हम यहाँ पे प्रोविजन करेंगे 20%, तो वो आ गया 17,000। लेकिन प्रोविजन में कितना बैलेंस बचा हुआ था, तो प्रोविजन पहले से 20,000 का था, बैड डेट्स हुआ 15,000 का, तो प्रोविजन बच गया 5,000 का। तो उसमें से हम माइनस कर दिए और अब हमें नया प्रोविजन जो क्रिएट करना है वो 12,000 का ही करना है। तो जितना नया प्रोविजन आया वो इधर हो गया, ठीक है, नया प्रोविजन। ये एक और केस हो गया। अब आगे देखते हैं, कुछ एक केसेस इसमें और हैं, ठीक है, 1 से 2 केसेस इसमें और देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक केस में दे रखा है कि बैड डेट्स है 30,000 और प्रोविजन है हमारा यहाँ पे वही 20,000 है। सेम यहाँ पे ऊपर वाला केस सेम ही है। डेटर दे रखा है 1 लाख का, प्रोविजन दे रखा है 20,000 का और एडजस्टमेंट में हमारा दे रखा है बैड डेट्स 30,000 का। अब क्योंकि प्रोविजन जो है हमारा वो 20,000 का ही है, तो अब एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे बियर कौन करेगा। अगर हम यहाँ पे माइनस भी करते हैं, यानी बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में बैड डेट्स माइनस हो जाएगा। तो बैड डेट्स माइनस हुआ 30,000, डेटर बच गया हमारे पास कितने का, 70,000 का डेटर बच गया। और प्रोविजन में से तो कितना जा पाएगा, 20,000 ही एडजस्ट हो पाएगा ना, क्योंकि 30,000 है यहाँ पे, ठीक है। तो बैड डेट्स यहाँ पे तो कितना कवर हुआ, तो बैड डेट्स का कवरेज 20,000 का ही हुआ। 10,000 अब एक्स्ट्रा कहां से जाएगा, तो 10,000 के लिए अब हमें प्रोविजन यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन का यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का यूज क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन हमारा बैड डेट्स जाएगा टू बैड डेट्स कितना, 10,000 जाएगा, ठीक है। 10,000 कैसे आया, क्योंकि 30,000 में से 20,000 कवरेज हो चुका है प्रोविजन से, बचा 10,000, तो 10,000 हमारा रिवैल्यूएशन से जाएगा। ये एक और केस हो गया जिसमें सिर्फ बैड डेट्स ही था। अब इसी केस में अगर हम देखते हैं कि बैड डेट्स के साथ एक और केस दे दिया, क्या कि क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स एट एग्जिस्टिंग रेट, ठीक है। प्रोविजन क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग रेट पे। अब ये एक नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब इधर वाला ये तो हमारा पुराना क्वेश्चन का था। अब इतना से अगर हम देखें तो क्या काम करेंगे, 30,000 तक का तो आपने काम देख लिया कि क्या होगा। 30,000 तक का हमें क्या करना था, तो 30,000 तक में 10,000 तो हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन से गया था। तो इसमें हम क्या कर देंगे, टू बैड डेट्स हो गया कितना, 10,000। कैसे गया 10,000, क्योंकि 30,000 है, 20,000 तो प्रोविजन से ही चला गया, यानी इसमें से कुछ पार्ट हैं जो प्रीवियस केस के हैं आपके, ठीक है। तो 10,000। अब एक और काम हमारा आ गया कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर एट एग्जिस्टिंग रेट। अब प्रोविजन क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग रेट पे। अब एग्जिस्टिंग रेट क्या है, वही 20% है ना। कैसे निकला था हमारा, तो 20,000 जो प्रोविजन पहले से था और एक्चुअल डेटर था 1 लाख का, उस पे हमने निकालना था, तो हमने निकाला था 20%, ठीक है। अब हमारे पास डेटर कितने का बच गया है, डेटर 70,000 का बच गया है ना, क्योंकि बैड डेट्स को हम लोग दोनों जगह से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, डेटर से भी और प्रोविजन से भी। तो डेटर से हमने 30,000 माइनस कर दिया और प्रोविजन से भी यहाँ पे 30,000 यहाँ पे माइनस हमने कर दिया, और यहाँ तो ये 20,000 ही हमारे पास था, तो 20,000 ही यहाँ पे जा पाया, ठीक है। तो डेटर हमारे पास बचा एक्चुअल में 70,000। अब 70,000 पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन नया क्रिएट करना पड़ेगा।
तो 70,000 का प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। 20%, तो इसका 20% आ जाएगा 14,000। हमारे पास कुछ प्रोविजन तो बचा ही नहीं है, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन ही हमारा क्रिएट होगा, और जब क्रिएट होगा तो हमारा लायबिलिटी है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आ गया 14,000। तो इस केस में हमारे पास क्या आया कि बैड डेट्स और प्रोविजन दोनों को मेंशन करना पड़ा। क्यों मेंशन करना पड़ा, एक बार फिर से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो बैड डेट्स दे रखा है 30,000 का, प्रोविजन बोल रहा है कि डेटर पे क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग रेट पे, कोई भी रेट आपको दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग डेटर का पहले काम करें तो डेटर का काम यहाँ पे बैड डेट्स का काम कर लिए, माइनस कर दिया डेटर से, और प्रोविजन हमारे पास 20,000 ही था, यानी तो 20,000 तक ही मैनेज हो पाया। 10,000 हमारा एक्स्ट्रा गया तो रिवैल्यूएशन से वो लॉस हमारा बियर हुआ। फिर उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना था, तो एग्जिस्टिंग रेट हमारा 20% आया, उसका हम लोग जो डेटर बचा था बैड डेट्स माइनस करके 70,000, तो वो हमारा यहाँ पे 14,000 हो गया, और न्यू प्रोविजन जब हमने क्रिएट किया तो 14,000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक रिवैल्यूएशन का केस हो गया, ठीक है। अगर हमें बैलेंस शीट में से न्यू बैलेंस शीट में शो करना पड़े तो क्या करेंगे, 70,000 तो यहाँ माइनस हुआ, प्रोविजन तो खत्म ही हो गया, लेकिन नया प्रोविजन क्रिएट हुआ है, तो 70,000 माइनस 14,000 करके ये बाहर लिखेंगे नए बैलेंस शीट में, ठीक है। नए बैलेंस शीट में यहाँ तक का तो काम करेंगे, और उसके बाद ये प्रोविजन तो खत्म ही हो गया, तो ये प्रोविजन नया जो प्रोविजन बचा है इसको यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, माइनस करेंगे 70,000 माइनस 14,000, और उसके बाद हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन का ओवरऑल मैंने कोशिश किया कि कुछ क्वेश्चंस को लेके रिवैल्यूएशंस का जो हो सके जितना हो सके क्वेश्चंस कराऊं, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको यही नया चीज सीखना पड़ेगा कि वर्ड क्या कहा जा रहा है, बोला क्या जा रहा है उसमें। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आसानी से वो बन जाएगा। तो ये रिवैल्यूएशन का हमारा एक टॉपिक था, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।